देखिए, इस वीडियो में हम सेल स्ट्रक्चर के नेक्स्ट सब टॉपिक सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सेल की आउटर सरफेस को समझिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, पर हर सेल में एक जैसी नहीं होती। कुछ जगहों पर सेल अपनी मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर लेता है ताकि वो अपना काम और ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सके। इन्हीं मॉडिफिकेशंस को सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। इन स्पेशलाइजेशंस का मेन पर्पस होता है या तो सरफेस एरिया बढ़ाना या मूवमेंट करवाना या कि फिर सेल्स को आपस में जोड़कर रखना। जैसे इंटेस्टाइन में सेल्स को ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने होते हैं, इसलिए वहाँ वहाँ माइक्रोविली डेवलप होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सीलिया होते हैं जो म्यूकस और डस्ट को बाहर की तरफ मूव करवाते हैं। कुछ स्पेशलाइजेशंस का काम होता है सेल्स को स्ट्रॉन्गली जोड़कर रखना ताकि टिश्यू टूटे नहीं। इसके लिए टाइट जंक्शंस डेस्मोसोम्स जैसे जंक्शंस होते हैं और कुछ जंक्शंस ऐसे होते हैं जो सेल्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेट करवाते हैं, जैसे गैप जंक्शंस। इसलिए अगर आसान भाषा में कहें तो सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन वो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर बनते हैं ताकि सेल अपने स्पेसिफिक फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। देखिए, जो सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन है ये फंक्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एब्जॉर्प्शन, मूवमेंट, एडिशन और कम्युनिकेशन करने के लिए डेवलप होते हैं। देखिए, अब उन स्ट्रक्चर्स को समझिए जो सेल की सरफेस पर डेवलप होते हैं और सेल को एक्स्ट्रा फंक्शनल एडवांटेज देते हैं। ये स्पेशलाइजेशंस अलग अलग कामों के लिए बने होते हैं, जिसमें से पहला है माइक्रोविली। देखिए, ये बहुत छोटे छोटे फिंगर्स जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं जो सेल की सरफेस से बाहर की तरफ निकले रहते हैं। इनका मेन काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सके। इसलिए माइक्रोविली इंटेस्टाइन के एपिथीलियम सेल में पाए जाते हैं जहां न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना होता है। काफ़ी सारे माइक्रोविली मिलकर ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। इनके अंदर एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं जो इन्हें सपोर्ट देते हैं। दूसरे होते हैं सिलिया। देखिए, ये माइक्रोविली से लंबे होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मूव करते हैं। सिलिया कोऑर्डिनेटेड तरीके से वेव जैसी मूवमेंट करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक में सिलिया म्यूकस और डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ पुश करते हैं और फैलोपियन ट्यूब में सिलिया ओवम को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सिलिया के अंदर माइक्रोट्यूबल्स की स्पेशल अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है फ्लैजिला। देखिए, फ्लैजिला काफ़ी लंबे वाइप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और आमतौर पर सेल पर एक ही फ्लैजिलम होता है। ह्यूमन बॉडी में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पर्म टेल, जो स्पर्म को मूव करने में मदद करता है ताकि वो ओवम तक पहुंच सके। देखिए, स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्लैजिला भी सीलिया जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका काम होल सेल को आगे बढ़ाना होता है। अब नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन है वो है स्टीरियोसीलिया। देखिए, नाम से ये लग सकता है कि ये सीलिया जैसे होंगे, लेकिन एक्चुअली ये लॉन्ग माइक्रोविली होते हैं और ये मूव नहीं करते। ये मेनली एब्जॉर्प्शन और सेंसरी फंक्शन के लिए होते हैं। एपिडिडमिस में स्टेरोसीलिया स्पर्म म्यूटेशन में मदद करते हैं और इनर ईयर में ये साउंड वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने के काम में आते हैं। देखिए, जो माइक्रोविली होती है ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं
सीलिया मूवमेंट करवाते हैं, फ्लैजिला सेल को मूव करवाते हैं और स्टेरोसीलिया एब्जॉर्प्शन और सेंसेशन में मदद करते हैं। अब इस चीज़ को समझिए कि सेल्स सिर्फ आस-पास रखे हुए नहीं होते, बल्कि ये आपस में मजबूती से जुड़े हुए भी होते हैं। और ये इसलिए होता है कि टिश्यू स्टेबल रहे और सही तरह से काम कर सके। इन कनेक्शंस को सेल जंक्शंस बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइट जंक्शंस की। ये सेल्स के बीच में स्पेस को सील कर देते हैं ताकि कोई भी सब्सटेंस सेल के बीच से लीक न हो पाए। इसलिए इंटेस्टाइन और किडनी ट्यूबल्स में टाइट जंक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जहाँ सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन और फिल्ट्रेशन होता है। दूसरे होते हैं एडिसिव जंक्शंस। ये सेल्स को मैकेनिकली जोड़कर रखते हैं और एक्टिन फिलामेंट से जुड़े होते हैं। ये जंक्शंस टिश्यू को फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ देते हैं ताकि मूवमेंट के समय सेल अलग न हो। तीसरे होते हैं डेस्मोसोम्स। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनकोरिंग जंक्शंस होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं। स्किन जैसे टिश्यूज में जहाँ मैकेनिकल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ डेस्मोसोम्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं ताकि सेल्स टियर न हो सके। और आखिरी होते हैं गैप जंक्शंस। ये सेल्स के बीच छोटे छोटे चैनल्स बनाते हैं जिनसे आयन और स्मॉल मॉलिक्यूल्स डायरेक्ट पास हो सकते हैं। इससे सेल्स आपस में सिग्नल शेयर करते हैं और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं, जैसे हार्ट मसल्स में सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसलिए सेल जंक्शंस का काम होता है टिश्यू को स्ट्रॉन्ग बनाना, लीकेज को रोकना और सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन करना। देखिए, ये समझिए कि सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन क्यों ज़रूरी है और इसके बिना बॉडी की फंक्शनिंग कैसे डिस्टर्ब होती है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। माइक्रोविली सरफेस एरिया को कई गुना तक बढ़ा देते हैं, जिससे इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो पाते हैं। अगर माइक्रोविली डैमेज हो जाए तो चाहे डाइजेशन ठीक हो, फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। और दूसरा फ़ायदा होता है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स और पार्टिकल्स। देखिए, सीलिया कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से म्यूकस और डस्ट पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ओवम को आगे बढ़ाते हैं। इससे इन्फेक्शंस और ब्लॉकेज से प्रोटेक्शन मिलती है। इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि ये स्ट्रॉन्ग टिश्यू कनेक्शन और कुशन प्रोवाइड करवाते हैं। टाइट जंक्शंस लीकेज को रोकते हैं। एडहेरेंस जंक्शंस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्ट्रेंथ देते हैं और डेस्मोसोम्स टिश्यूज को टीयरिंग से बचाते हैं। इससे स्किन, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल स्टेबल रहती है। इसका चौथा फ़ायदा ये होता है कि सेल्स के बीच में फास्ट कम्युनिकेशन होता है। गैप जंक्शन से आयन और सिग्नल्स डायरेक्ट पास होते हैं, जिससे हार्ट मसल्स और स्मूथ मसल्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है। और ओवरऑल अगर देखें तो सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन टिश्यू को स्ट्रक्चर, एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन देते हैं, जिससे ऑर्गन्स अपने फंक्शन स्मूथली परफॉर्म कर पाते हैं। अब सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन को डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। अगर इन स्ट्रक्चर्स में डिफेक्ट आ जाए तो डायरेक्टली ऑर्गन फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल सीलिया डिसफंक्शन। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सीलिया ठीक से काम न करें तो म्यूकस और डस्ट बाहर नहीं निकल पाएंगी, जिससे बार बार इन्फेक्शन, क्रोनिक कफ और ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसी तरह फैलोपियन ट्यूब की सीलिया अगर खराब हो तो ओवम मूवमेंट ही नहीं कर सकता और इनफर्टिलिटी हो सकती है।
अगर माइक्रोविली डैमेज हो जाए, जैसे कुछ इंटेस्टाइन डिजीज में होता है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, जिससे वेट लॉस, एनीमिया और न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है। डेस्मोसोम्स और एडहेरेंस जंक्शंस डिफेक्ट में स्किन और म्यूकोसल टिश्यू फ्रेजाइल हो जाते हैं, जिससे ब्लिस्टरिंग डिजीज हो सकती है, जहां हल्के प्रेशर से भी स्किन टूट जाती है। अगर गैप जंक्शंस ठीक से काम न करें, तो हार्ट मसल में कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे एरिथमिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्पर्म फ्लैजिला डिफेक्ट में स्पर्म मूव नहीं कर पाता, जिससे मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इसलिए क्लिनिकली हम ये कह सकते हैं कि सेल सरफेस स्पेशलाइजेशन की इंटीग्रिटी ऑर्गन हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और इनकी प्रॉब्लम सीधे डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इंटेस्टाइनल माइक्रोवेव डैमेज हो जाए, तो क्या इफ़ेक्ट होगा? तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोविली सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, और इनके डैमेज से सरफेस एरिया घट जाता है और एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी घट जाती है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की सीलिया काम न करे, तो क्या समस्या होगी? इससे म्यूकस जमा हो जाएगा और इन्फेक्शंस बढ़ेंगे। देखिए, जो सीलिया होती है वो डस्ट और माइक्रोब्स को बाहर निकालती है, और इसके फेलियर से जो क्लीनिंग है वो नहीं हो पाएगी। अगर स्पर्म फ्लैजिलम डिफेक्ट हो, तो क्या इफेक्ट होगा? इससे मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि जो फ्लैजिलम होता है वो मूवमेंट के लिए ज़रूरी होता है, और बिना मूवमेंट स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर टाइट जंक्शंस खराब हो जाए, तो इंटेस्टाइन में क्या होगा? लीकेज और डायरिया हो सकता है, क्योंकि टाइट जंक्शंस बैरियर बनाते हैं। डिफेक्ट से फ्लूइड और टॉक्सिन्स पास हो सकते हैं, जिससे लीकेज और डायरिया की कंडीशन बन सकती है। अगर डेस्मोसोम्स कमज़ोर हो जाए, तो स्किन में क्या होगा? ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा और टिश्यू फ्रेगाइल हो जाएगा। देखिए, जो डेस्मोसोम्स होते हैं वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, और इसके डिफेक्ट से सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। अगर गैप जंक्शंस न हो, तो टिश्यू कोऑर्डिनेशन पर क्या असर पड़ेगा? तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन कम हो जाएगा। देखिए, जो गैप जंक्शंस होते हैं वो आयंस और सिग्नल्स को पास करते हैं, और इनके बिना सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी नहीं होगी। अगर माइक्रोविली एक्सेसिव डेवलप हो जाए, तो किस फंक्शन में मदद मिलेगी? इससे एब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, और क्योंकि ज़्यादा सरफेस एरिया का मतलब ज़्यादा ट्रांसपोर्ट साइट्स। यदि सीलिया उल्टी डायरेक्शन में बीट करे, तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? इससे जो म्यूकस है वो रिटेंशन और क्रोनिक इन्फेक्शन की कंडीशन बन सकती है। देखिए, डायरेक्शनल मूवमेंट ज़रूरी होती है एयरवे क्लियरेंस के लिए। अगर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो सीलिया है वो ऊपर की बजाय म्यूकस को नीचे पुश करेंगे, तो इससे म्यूकस रिटेंशन होगा और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ेगा। अगर एपिथेलियल सेल में जंक्शंस न हो, तो क्या खतरा हो सकता है? तो इससे बैरियर ब्रेकडाउन और पैथोजन एंट्री का रिस्क बढ़ेगा, क्योंकि जो जंक्शंस होते हैं वो प्रोटेक्टिव सीलिंग बनाते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब की सीलिया डैमेज हो जाए, तो क्या होगा? इससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो सीलिया होते हैं वो ओवम को यूट्रस की ओर मूव करवाते हैं, और इसके फेलियर से ओवम गलत जगह पर रुक सकता है।